जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्च 2024 के लिए इंटरनेशनल न्यूज, इंडिसेस एंड स्पोर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम्स के लिए। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल है। सवाल जिसमें 150 प्लस जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपको मिल जाएंगे परचम क्लासेस पर। इसके अलावा डेली पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ, 6 मंथली पीडीएफ और ईयरली पीडीएफ भी आपको परचम क्लासेस की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। वन टाइम सब्सक्रिप्शन है, गो एंड चेक इट आउट। और इसके अलावा अगर हम बात करें, कोई भी अगर आपको डाउट है सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो आप इन नंबर्स पर जो है कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो प्लीज जो गो एंड चेक इट आउट। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिसेस की। तो पहला जो इंडेक्स आया है वो लेपर्ड पॉपुलेशन के बारे में है। 4 इयर्स में लेपर्ड्स की पॉपुलेशन जो है यहां पर इंक्रीज हुई है लगभग 8%। ठीक है, 2018 और 2022 का ये डाटा लिया गया, इसको कंपाइल किया गया, रिलीज हुआ अभी रिसेंटली। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि सबसे पहले किसने रिलीज किया है, टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन सी हैं, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ऑब्वियसली रिलीज की किसने की, इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने। और फिफ्थ साइकिल ऑफ लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन है ये बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, टाइगर शुरू हुआ था 1973 में, तो उस समय पर एनटीसीए का भी गठन किया गया था। क्वाड्रेनियल का मतलब होता है हर 4 साल बाद जो है, जो 2018 में हुई, 22 में हुई, फिर 2026 में जो है ये सेंसस होगा। इंडियाज लेपर्ड पॉपुलेशन जो है अभी कितनी है, 13,874। देखो एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं पूछेगा, बट मोटा मोटा आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, मे बी कि आपको एग्जैक्ट नंबर ना याद हो, 13,800 भी याद है तो भी काम चलेगा। अगर हम इसमें बात करें, एक स्टेबल पॉपुलेशन मिला है आपको टू द सिमिलर एरियाज बीइंग सैंपल्ड इन 2018। कुछ एरियाज में पॉपुलेशन बढ़ा है लेपर्ड्स का, कुछ में कम हुआ है। द आइडिया हियर इज कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो लेपर्ड्स का जो नंबर्स हैं वो इंप्रूव हुए हैं लगभग 8%। टॉप 3 स्टेट जैसे हमने डिस्कस किया, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। तो मध्य प्रदेश में एक मराठी नाटक हो रहा है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, मराठी नाटक है, मराठी प्ले है। सो मध्य से मध्य प्रदेश, और मराठी महाराष्ट्र, और नाटक से कर्नाटक। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर टाइगर रिजर्व्स और साइट्स विद हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन की बात करें तो वो क्या है, नागार्जुन सागर, श्रीसालम। तो ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। तो आप ये याद रख सकते हैं कि उस जो मध्य प्रदेश में एक मराठी नाटक हो रहा था, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, या बेस्ट एक्टर कौन था, नागार्जुन। ठीक है, बहुत फेमस साउथ इंडियन एक्टर हैं, तो नागार्जुन, उनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट आपका मीथेन एमिशंस के बारे में, फ्रॉम एनर्जी सेक्टर नियर रिकॉर्ड हाई इन 2023। अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी एक सेशन में डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो है मीथेन जो है सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूटर है। जब हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात करते हैं तो वहां पर सबसे टॉप पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे नंबर पर मीथेन आता है। तो यहां पर क्या कहा गया कि प्लैनेट हीटिंग मीथेन रिलीज बाय फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री रोज टू रिकॉर्ड हाई इन 2023 डिस्पाइट एवरीथिंग के हम बात कर रहे हैं पेरिस क्लाइमेट डील, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, स्टिल मीथेन का एमिशंस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2023 में सबसे ज्यादा था, ये रिपोर्ट में इसमें बताया गया। ये किसने दी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 120 मिलियन टन ऑफ मीथेन एमिशन हुआ है 2023। इसमें एक समझाने के लिए भी बताया गया है कि जो 2/3 एमिशंस हैं वो सिर्फ 10 कंट्री से हैं। ठीक है, 10 कंट्री से हैं, ऑब्वियसली इसमें इंडिया भी आता है। अगर हम बात करें तो किस किस सेक्टर से, मतलब कह लीजिए नेचुरली है, एंथ्रोपोजेनिक। देखो नेचुरल फैक्टर्स का आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, बट हाँ एंथ्रोपोजेनिक होता है जो मैन मेड होता है, ह्यूमन मेड एमिशंस जो हैं उनको कम जो है डेफिनेटली किया जा सकता है। सो लार्ज मीथेन एमिशंस डिटेक्टेड बाय सैटेलाइट्स रोज बाय मोर देन 50%। ठीक है, ये भी बड़ा है। और 30% ग्लोबल वार्मिंग में ये कंट्रीब्यूट करता है, मीथेन जो है कंट्रीब्यूट करता है। 40% जो मीथेन है वो रिलीज होता है नेचुरल सोर्सेज से, जैसे कि वेटलैंड है, ह्यूमन एक्टिविटीज है।
बाकी जो 60% है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। एग्रीकल्चर सबसे बड़ा है, खासकर अगर हम राइस फील्ड्स की बात करें, जो धान की खेती होती है, वहां से आपका मीथेन जो है काफी ज्यादा एमिट होता है। ठीक है, इसके अलावा ऑयल एंड गैस फर्म्स, इसके अलावा अगर हम बात करें काउज एंड शीप, ठीक है, उन जब वो बर्पिंग करते हैं, ठीक है, बर्पिंग समझ लीजिए डगार जो है, वहां पर भी आपको मिथेन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। ठीक है, ऑब्वियसली दैट कैन नॉट बी डन अवे विद, बट द थिंग इज जो मैन मेड है उसको डेफिनेटली कम किया जा सकता है। सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1974 में बनी थी। देखिए 1970s में ना आपको बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, खासकर जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, वो बहुत सारी आपको 1970s और उसके बाद की मिलेंगी। एक जस्ट रफ आइडिया है याद रखने के लिए, अगर मान लो पेपर में आप कभी कंफ्यूज होते हो, क्वेश्चन पूछता है, तो ये हमेशा याद रखना कि 70s के बाद, जो 70s में शुरू हुआ ये सारी चीजें। सो इंडिया ज्वाइंट दिस ऑर्गेनाइजेशन 2017 एज एन एसोसिएट मेंबर, और इसके अलावा जो है ये बहुत सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। ठीक है, एनर्जी आउटलुक बैलेंस, इसका मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, दैट इज बीओपी। ठीक है, बीओपी दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है, इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की बात करते हैं, श्रीलंका ने फेस किया, इंडिया ने 1991 में फेस किया था। चलिए, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हो गया आपका, बी से बैलेंस, ओ से आउटलुक, पी से परस्पेक्टिव। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो ठीक आए हैं ऐसे समझ लो। ठीक है, भारत के कंटेक्स्ट में वो ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टैटिस्टिक्स ठीक हैं। ठीक है, और वो नेट जीरो की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारा किसी भी तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट आपका एनालिसिस एंड की फाइंडिंग्स, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई है। देखिए हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, इससे बेसिकली आपको यह पता लगता है कि ओवरऑल इकोनॉमी की हालत कैसी है। एक जो फैमिली है जिसमें पर कैपिटा के हिसाब से कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा शो करता है कि आपका लाइक टॉप 5% कितना खर्च कर रहे हैं, टॉप बॉटम 5% कितना खर्च कर रहे हैं, ओवरऑल एवरेज कितना है, तो इकोनॉमी की डायरेक्शन को ये बताता है। तो यहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 इयर्स गवर्नमेंट ने रिलीज किया है फाइंडिंग्स ऑफ ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जो कि किया गया अगस्त 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक। तो उसका डाटा कंपाइल किया गया है। इससे अगेन जैसे मैंने आपको बताया, जीडीपी, पॉवर्टी लेवल्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या कह लीजिए इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इस सबके बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है, एक आइडिया मिलता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, बट यस वी गेट टू नो व्हाट लाइक इन विच डायरेक्शन वी आर गोइंग। सो एज पर द लेटेस्ट सर्वे, यहां पर जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि 33.5% अर्बन हाउस होल्ड में जो एक्सपेंडिचर बढ़ा है। अब ऑब्वियसली इसमें इन्फ्लेशन और सारी चीजें भी हैं। 3500, अब ये पर कैपिटा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और एवरेज है, इससे बहुत लोगों का इससे ज्यादा होगा। अगर मान लो 4 लोगों की फैमिली है तो मोटा मोटा मैं मान के चलता हूं 14,000 रुपए। ठीक है, ये अर्बन एरियाज की बात कर रहा है। सिमिलरली अगर यहां पर हम बात करें रूरल हाउस होल्ड में, जो पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा बड़ा है, मतलब खपत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा बड़ी है परसेंटेज वाइज। दैट इज अगेन यू कैन से अ पॉजिटिव साइन कि जो रूरल और अर्बन, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो गैप है वो लगातार कम होता जा रहा है। मतलब उतना कम नहीं हुआ, बट डेफिनेटली इट इज क्लोजिंग डाउन। तो यहां पर इसको मान के चलिए मोटा मोटा 8,000 रुपए, तो अगर 4 लोगों की फैमिली है तो ये एवरेज एक्सपेंडिचर जो है, हर परिवार, 4 लोगों का परिवार इतना खर्च जो है कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फूड पर जो है स्पेंडिंग जो है कम हुई है। ये एक मेच्योर इकोनॉमी का संदेश है, या कह लीजिए उसका अंदेशा बताता है कि जैसे जैसे कह लीजिए इनकम लेवल्स बढ़ते हैं तो आपका जो परसेंटेज एक्सपेंडिचर है ऑन फूड वो कम होता है, क्योंकि आप और चीजों की तरफ जो है पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि खाना ऐसा नहीं है कि एकदम जो है इनकम बढ़ी सर्टेन लेवल तक जो है कंजम्पशन बढ़ेगी, बट उसके बाद जो है आपका पैसा किस में खर्च होगा, आपकी हेल्थ में, एजुकेशन में, और जो लग्जरीज हैं उनमें जो है खर्च होना शुरू होगा। ठीक है जी, सो यहां पर कहीं ना कहीं फूड प्राइसेस भी मेंटेन रही हैं, ये भी एक दर्शाता है। ठीक है, ये डाटा भी यहां पर दर्शाता है। ये एक अपने आप में कॉज ऑफ कंसर्न है कि बॉटम 5% का अगर हम रूरल पॉपुलेशन पर यहां पर देखें तो वो 1,300 रुपए है, और टॉप 5% का 10,000 पे है।
और अगर यहां पर अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो 20,824 और ये 2,000 पे। तो ये जो गैप है ये काफी ज्यादा है टॉप 5% में और बॉटम 5% में। ठीक है, यस, ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो सबसे ज्यादा सिक्किम में है। जल्दी आप मतलब दिमाग में नहीं आएगा कि सिक्किम एक छोटा सा राज्य है, बट यस इट इज लाइक प्रॉस्परस, ठीक है, टू एन एक्सटेंट के यहां पर बोथ रूरल और अर्बन एरिया का एक्सपेंडिचर आपको इतना मिल रहा है। ठीक है, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। सो लोएस्ट इन छत्तीसगढ़, सबसे ज्यादा सिक्किम में, सबसे कम छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2024 की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि महिलाओं की पार्टिसिपेशन कितनी है वर्कफोर्स में। ठीक है, वर्कफोर्स में तो इंडियन रैंकिंग जो है इंप्रूव हुई है, 113 पे पहुंची है आउट ऑफ 190 कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक्स वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स, उससे पहले जो इंडिया का रैंक था वो 126 था, मतलब 13 रैंक जो है हमने जंप किया है। यहां पर बेसिकली ये बताता है कि किस तरीके का माहौल है, महिलाओं की के लिए जो आर्थिक अवसर हैं वो कितने हैं और कितना जो है लॉ या कह लीजिए सोसाइटी उसको फैसिलिटेट करता है। सो हाउ लॉज एंड रेगुलेशंस अफेक्ट वुमेन्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ऑन द स्केल ऑफ 0 to 100। ऑब्वियसली 0 का मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, 100 का मतलब बराबर है, मेन और वुमेन में बराबर है। पर दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर कंप्लीट 100 स्कोर आया हो। दैट मींस कहीं पर भी आप ये नहीं कह सकते कि महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटीज है एज कंपेयर टू द मेन। यहां पर 8 एरियाज को कवर किया गया है जिसमें मोबिलिटी, वर्क प्लेस, पे, मैरिज, पेरेंटहुड, एंटरप्रेन्योरशिप, एसेट्स, पेंशन। तो लगभग कह लीजिए किसी भी व्यक्ति का जो वर्क फोर्स का जीवन होता है, मतलब जो जिसमें वो काम करता है, उसमें जो भी संबंधित चीजें हो सकती हैं वो सारी चीजों पर क्राइटेरियाज को रखा गया है। ठीक है जी, सो ये 10th एडिशन था। नॉन ऑफ द कंट्री, जैसे मैंने आपको बताया, किसी ने भी कंप्लीट स्कोर 100 स्कोर नहीं मिला है। और इंडियन वुमेन एंजॉयड 60% ऑफ द लीगल राइट्स। ठीक है, तो ये एक है कि लीगल राइट्स के केस में अगर हम बात करें तो भारत की महिलाओं को वो कह लीजिए सुविधा मिली है। लोअर देन द ग्लोबल एवरेज 64.2%। ठीक है, अगर हम ग्लोबल एवरेज की बात करें दैट इज 64.2%, बट स्टिल आई वुड से कि दिस इज डिसेंट इनफ एंड दिस यस दिस इज इंप्रूविंग। ठीक है, ईयर बाय ईयर। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये एक कलेक्टिव नेम है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज आईबीआरडी एंड आईडीए। ठीक है, आईडीए दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अच्छा, अब मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप पहला क्वेश्चन आज का जो लिख के बताएंगे, मैं एक नाम भूल रहा हूं, ठीक है, दैट स्टूडेंट इज कंसिस्टेंटली रिप्लाइंग ऑन ऑल द जो सेशंस आ रहे हैं और बहुत तरीके से हर एक आंसर जो है सही है और बहुत डिटेल में वो आंसर दे रहे हैं या दे रही हैं, क्योंकि वो नाम जो है यूजर नेम कुछ अलग से है इसीलिए मेरे को याद भी नहीं है, बट हैट्स ऑफ। अगली सेशन में मैं उनका नाम जरूर बताऊंगा आपको। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि बाकियों को भी इंकरेजमेंट मिले कि वो आंसर्स को लिखें कमेंट सेक्शन बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन आज का ये है कि वर्ल्ड बैंक में और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या फर्क है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक में और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या फर्क है, या दोनों सेम है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक में दो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, आईबीआरडी एंड आईडीए। ठीक है जी, तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अजय बांगा जो भारतीय मूल रूप से भारतीय हैं, ये प्रेसिडेंट बने हैं बट है अमेरिकन सिटीजन, ये ध्यान रखना। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अलोंग विद आईएमएफ 1944, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो है एक बार एक साथ बने थे 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के समय पर। बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कई बार पूछता है। ठीक है जी, तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब यहां पर आईबीआरडी का अलग रोल है, आईडीए का अलग रोल है, आईएफसी का अलग रोल है। इस तरीके से 5 ऑर्गेनाइजेशन है, हिंट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। चलो आगे चलते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है जी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का रैंक काफी पीछे है। खैर इस रिपोर्ट को लेकर भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले हम रिपोर्ट में क्या क्या है देख लेते हैं। सो ये हर साल पब्लिश होती है, इंडिया का रैंक आया है 126, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये पब्लिश की जाती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स। सो इसमें फैक्टर्स लिए जाते हैं, सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी, एब्सेंस ऑफ करप्शन। ठीक है, कि किस तरीके से लोग जो है अपने देश को लेकर उस में खुश हैं। इंडिया का रैंक 143 कंट्रीज में 126 है। ठीक है जी, जो कि पिछले साल के अकॉर्डिंगली सेम है।
और फिनलैंड जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, है ना। फिनलैंड जो कि रिसेंटली नाटो का मेंबर भी बना है ना, फिनलैंड जिसकी कैपिटल हेलेंस्की है। चलो, सो फॉलोड बाय डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल। इजराइल भी है जो कि फिफ्थ पोजीशन है डिस्पाइट द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट, ठीक है, वो हैप्पी कंट्री है, ठीक है, डिस्पाइट द इजराइल हमास वॉर सिंस द लास्ट ईयर, ठीक है। अफगानिस्तान जो है वो बॉटम पर है। अगर हम पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो पड़ोसी देशों में जो है भारत से पीछे आता है आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। बट हाँ, जो श्रीलंका है, नेपाल है, वो आगे है हमसे, और भूटान भी आगे है, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट आपका ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर। ये अपने आप पे काफी बड़ा मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर एनवायरमेंटलिस्ट के बीच में। देखिए, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, जैसे वो लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, ठीक है, टीवी हो, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो हैं, अल्टीमेटली जब आपने भी देखा होगा कि इसका जब इसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो घरों में ही आपको दिखते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इसको लेकर क्लियर कट पॉलिसी नहीं है कि इसको मतलब 3 4 5 साल के बाद जब आप इसको यूज कर लेते हैं तो इसको कहां, जैसे मोबाइल फोन की अगर बात करूं तो वो कहां पर डिस्पोज ऑफ करना है। तो यहीं पर जो है ये रिपोर्ट आई है जिसमें काफी ज्यादा चिंता की बात की गई है। फोर्थ ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जिसमें आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और यूनिटार, दैट इज यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च ने ये रिपोर्ट दी है। अब इनका ये कहना है कि 62 मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट जनरेट हुआ है 2022 में, 62 मिलियन टन। अब इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है कि अगर आप ट्रैक्टर को फुल कर ले, ठीक है, और बंपर टू बंपर जोड़ दे तो पूरी धरती कवर हो जाएगी, इतना ई वेस्ट जनरेट होता है एक साल में, ठीक है। और ये जो बढ़कर 2030 तक 82 मिलियन टन हो जाएगा। और अभी के लिए जो है आप सिर्फ पूरी दुनिया में 22% ई वेस्ट जो है रिसाइकिल हो पा रहा है, ठीक है, प्रॉपरली जो है वो रिसाइकिल हो पा रहा है। और ये फर्दर कम हो जाएगा 20% 2030 तक, ठीक है जी। तो ये जो रिसाइकलिंग और कलेक्शन है यूरोप में काफी ज्यादा है, और पर यहां पर जो प्रोडक्शन है, कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जो कंजप्शन है वो भी ज्यादा है, पर रिसाइकलिंग भी ज्यादा है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें रिसाइकलिंग का परसेंटेज और ज्यादा कम है, ठीक है जी। सो इन अफ्रीका विच जनरेट्स द लीस्ट ऑफ एनी ऑफ द 5 बिग ग्लोबल रीजन्स, उसमें जो है आपका रिसाइकलिंग सिर्फ 1%, ठीक है, मियर 1%, ठीक है। तो दैट इज द कॉज ऑफ कंसर्न। आगे चलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24, ग्लोबल लॉन्च ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, जिसमें बात की गई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लॉन्च रिलीज किया जाता है, जिसमें इंडिया का रैंक आया है 134, ठीक है। पिछले साल जो हमारा रैंक था 135 था, अब 134 हो गया है। अगेन बहुत अच्छा रैंक नहीं हम इसको कह सकते डेफिनेटली, कंसीडरिंग के जो हम बात कर रहे हैं कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, और फिर हम जो है कुछ सालों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। सो इस रिपोर्ट में जो है इंपॉर्टेंट ये है कि क्या क्या चीजें, तीन मेन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, तीन मेन फैक्टर्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम, ठीक है जी। तो यहां पर इंडिया ने इंप्रूव किया है ऑल एसडीए इंडिकेटर्स में, वो बेशक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, या ग्रॉस नेशनल इनकम है। हमारा जो स्कोर है वो यहां पर आप देख सकते हैं बड़ा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है यहां पर 67.7 ईयर्स हो गई। ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा बनता है कि हमारे भारत में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है, लगभग 67.7 ईयर्स है। एसडीए वैल्यू अगर हम बात करें तो लेटेस्ट एसडीआर प्लेसेस इंडिया इनटू द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी, तो हम मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हैं। 1990 से लेकर 2022 के बीच में जो हमारा एचडीआई वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये लगभग लगभग 48% बढ़ी है, ठीक है, 48% बढ़ी है। दैट मींस यस, पिछले हमने लगभग 30-32 सालों में काफी इंप्रूव किया है। सो इनइक्वालिटी अक्रॉस द वर्ल्ड इज राइजिंग अगेन, स्पेशली आफ्टर कोविड। कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि जो रिच और पुअर के बीच में गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसके बाद जो है ये कहीं मतलब ऐसा हुआ है कि जो अनऑर्गेनाइज क्षेत्रों में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जॉब जो है बहुत लोगों की गई हैं। सो दैट इज अगेन द कॉज ऑफ कंसर्न यहां पर।
स्विट्जरलैंड का रैंक नंबर 1 है, चाइना 75, श्रीलंका 78। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं नेपाल एंड पाकिस्तान जो है हैव बीन रैंक्ड लोअर देन इंडिया। सो इंडियाज रैंक इंप्रूव्ड इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। तो इसी कड़ी में जो अभी हमने डिस्कस किया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो पॉजिटिव चीज निकल कर आई है वो ये है कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें रैंक इंडिया का काफी इंप्रूव हुआ है। चलिए देख लेते हैं। सो इंडिया का रैंक आया है 108। ठीक है, उसमें 134 था, तो 134 और 108। ठीक है जी। सो ये आया है आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। और स्कोर जो है अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा स्कोर आया है 0.437। सो इंडिया रैंक स्टूड एट 122 आउट ऑफ 191 कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 0.490 इन द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2021। तो पिछले साल जो हमारा रैंक था वो 122 था और यहां पर हमारा रैंक इंप्रूव होकर 108 हो गया है। ठीक है, तो ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है। वो जो पहला हमने पढ़ा है वो बिजनेस एनवायरनमेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को लेकर था कि आर्थिक रूप पर जो है महिलाओं को कितने अवसर मिल रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस। यहां पर ओवरऑल जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर रहा है। सो रैंक जंप ऑफ 14 रैंक्स। ठीक है, 3 की डायमेंशंस हैं, अगेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इंपावरमेंट एंड लेबर मार्केट। तो ये थोड़ा ब्रॉड बेस है। ठीक है, उसमें बहुत क्लियरली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात थी। सो 10 ईयर्स में अगर हम बात करें तो इंडिया का रैंक जो है वो 127 था 2014 में। अब जो है वो इंप्रूव होकर कितना हो गया, 108 हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ ही सालों में वो ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स। ये एक बहुत रेगुलरली एक रिपोर्ट आती है सिप्री के द्वारा। अब देख लेते हैं सिप्री क्या है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए स्टॉकहोम जो है किसकी कैपिटल है, स्वीडन की। स्वीडन जो कि अभी हाल ही में किसका मेंबर बना है, नाटो का मेंबर बना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। एनीवेज यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका शॉर्ट फॉर्म है सिप्री। ये क्या करता है कि हर 5 साल के गैप में ना पूरी दुनिया को बताता है कि जो हथियार है कहां पर कितने ज्यादा हथियार जो है खरीदे बेचे जा रहे हैं। अब दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर आयात करने वाला हथियारों का कौन है, हमारा देश, हमारा प्यारा भारत। सो वर्ल्ड टॉप आर्म्स इंपोर्टर पीरियड 2019 से लेकर 23, तो 19 20 21 22 23, तो 5 साल का पीरियड है इसमें। ये जो नंबर है हमारा इंप्रूव किया है 4.7% पिछले 5 साल, उसके पिछले 5 साल से। ठीक है, 2014 से लेकर 18 तक के बीच में आर्म्स इंपोर्ट बाय द यूरोपियन कंट्रीज इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में काफी ज्यादा बढ़ा है, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर को ध्यान में रखते हुए। तो 94% यहां पर बढ़ा है। अब यहां पर एक जो इंटरेस्टिंग है, इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो है कंट्रीज हैं। अगर आप इसको सीक्वेंस में देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारे कंफ्लिक्ट वाले रीजन हैं। इंडिया पाकिस्तान हमेशा से कंफ्लिक्ट रहा है। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, सऊदी अरेबिया एक सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है, ईरान एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है, उनके बीच में कौन जो है लीडर रहेगा उसको लेकर हमेशा से वॉर रही है। कतर भी एक छोटा देश है, वो भी अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो आप देख सकते हैं यूक्रेन, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि यूक्रेन को कहीं ना कहीं 2014 में जब क्रीमियन पेनिनसुला अलग हो गया था, जब रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला को कब्जा कर लिया था, तो यूक्रेन ने जो है हथियार इंपोर्ट करना शुरू कर दिए। तो ये सारे जो हैं कंफ्लिक्ट वाले रीजन आप कह सकते हैं। अब एग्जैक्टली आप कहेंगे नहीं जी इंडिया पाकिस्तान के बीच में रिसेंटली तो वो कंफ्लिक्ट नहीं हुआ, बट अगेन द टेंशंस आर ऑलवेज हाई। अगर हम यहां पर बात करें तो रशिया जो है हमारा अभी भी सबसे बड़ा आर्म्स का सप्लायर है, या कह लीजिए सबसे ज्यादा हथियार अभी भी हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। बट ये नंबर जो है काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ है पिछले 50-60 सालों में। ये नंबर जो है लगातार कम होता जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा हमारा आर्म्स का इंपोर्टर जहां से हम आर्म्स इंपोर्ट करते हैं दैट इज फ्रांस, और तीसरे नंबर पे आता है यूएस। ठीक है, अगर हम ओवरऑल दुनिया की बात करें, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज मतलब टोटल दुनिया में जो हथियार एक्सपोर्ट होते हैं उसका 40%, ठीक है, मोर देन 40%, 42% जो है वो यूएस से एक्सपोर्ट करता है। यहां पर फिर वो एक थ्योरी आती है कि हाँ जी ये बहुत सारे कन्फ्लिक्ट जो हैं कहीं ना कहीं वेस्ट के द्वारा शुरू किए गए हैं, और जो यूएस की जो आर्म्स कंपनी है उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, ये आप इस नंबर से सीधा सीधा देख सकते हैं। फ्रांस दूसरे नंबर पर आता है 11%, रशिया 11%, चाइना 5.8%। ठीक है, तो सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर कौन है, दैट इज यूएस।
नेक्स्ट है आपका 2023-24 एल नीनो अमंग 5 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन रिकॉर्ड विल कंटिन्यू फ्यूलिंग हीट इन 2024, ऐसा कहा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। देखिए एल नीनो क्या है? एल नीनो एक चेंज ऑफ प्रेशर कंडीशंस हैं पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में प्रेशर कंडीशंस का चेंज होना बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स, बिकॉज ऑफ अपवेलिंग ऑफ कोल्ड करंट, दैट इज पेरू करंट, या जिसको हम बोल्ट करंट भी कहते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का जो है टेम्परेचर प्रभावित होता है। एक बेसिक रूल याद रखना, एल नीनो जब होता है तो भारत में सूखा पड़ता है या बारिश नॉर्मल से कम होती है, और जब ला नीना आता है तो बारिश बहुत अच्छी होती है, या कहें तो कंपैरेटिवली नॉर्मल मॉनसून से ज्यादा बारिश होती है। तो यहां पर जो है एल नीनो जो देखा गया है वो स्ट्रॉन्गेस्ट देखा गया है अभी तक का, ठीक है। और इसका पीक जो था वो लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में रहा। तो ये इवेंट जो है लास्ट ईयर शुरू हुआ था, इस साल भी जो है ये एल नीनो का इवेंट कंटिन्यूड है। और इसके अलावा यहां पर बात की गई है कि इट डिस्प्लेड अ पीक वैल्यू ऑफ अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस। तो जो खतरा कह लीजिए ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, तो यहां पर उसका विजिबल मैनिफेस्टेशन दिखना शुरू हो गया है, ऐसा भी बहुत लोगों का, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का कहना है। So global mean temperature breached the 1.5 degree Celsius threshold for an entire between Feb 2023 and January 2024। ठीक है, तो ये भी कहना है यूरोपियन यूनियन कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस का कि पहली बार जो है ग्लोबल मीन टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि पेरिस क्लाइमेट डील में कहा गया था कि इससे मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से तो ऊपर बढ़ना ही नहीं चाहिए, कोशिश करनी है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को कंट्रोल कर लिया जाए, बट ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है जी। सो एल नीनो, सो ब्रॉडली मैंने आपको बता दिया प्रेशर कंडीशंस, इस ये अपने आप एक पूरा टॉपिक है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल, इसके लिए हम एक अलग सेशन में डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये मैंने आपको बता दिया, नॉर्मली एल नीनो से आपका, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहां पर आपको बारिश कम मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 2023 वाज द वार्मेस्ट ईयर इन रिकॉर्ड, ऐसा कहा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। 2023 जो है अभी तक का सबसे गर्म साल रहा है। एवरेज टेम्परेचर जो है धरती का हर अलग अलग जगहों में प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर हम इसको कंपेयर करें तो वो सबसे ज्यादा रहा है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये कहा गया कि जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.45 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, विद अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस माइनस 0.12 पर डिग्री सेल्सियस। सो 174 ईयर, मतलब 174 सालों में जब से ये ऑब्जर्वेशन कह लीजिए हम डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब से ये टेम्परेचर जो है सबसे ज्यादा यहां पर देखा गया है। ठीक है, सो इट वाज द वार्मेस्ट 10 ईयर पीरियड ऑन रिकॉर्ड। और अगर पिछले 10 साल की बात करें तो वो 10 साल भी जो है सबसे गर्म रहे हैं, डेकेड्स की अगर हम बात करें, दशकों की अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार जो है दुनिया का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है अगेन इंडिया से रिलेटेड है न्यूज। दिल्ली जो है दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल है। ठीक है, दुनिया के सबसे, अगर हम दुनिया की सारी कैपिटल सिटी राजधानियों की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड दिल्ली है। और यहां पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई, स्विस ऑर्गेनाइजेशन आईक्यू एयर। ठीक है, किसने दी ये रिपोर्ट? आईक्यू एयर ने। So that is world's third most polluted country in the 2023 आफ्टर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो आप ये कह सकते हैं कि साउथ एशिया इज दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड, ठीक है, एयर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा है। और यहां पर अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, भारत में 140 करोड़, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो इट रीचेज अप टू नियर अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़। तो 200 करोड़ की पॉपुलेशन, दुनिया भर में 800 करोड़ की पॉपुलेशन में से जो है इस पॉल्यूटेड पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह रही है। सो इंडिया रैंक 8th आउट ऑफ 131 कंट्रीज। न्यू दिल्ली इज रैंक्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। और पीएम 2.5 लेवल्स की अगर हम बात करें, पीएम दैट इज पार्टिकुलेट मैटर। देखो एयर क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो यहां पर दो मानक आते हैं, पीएम 2.5, एक पीएम 10। पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर होता है जो एरोसोल्स हैं, या कह लीजिए जो सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स हैं, उनका साइज बताता है। जैसे 2.5 इज 2.5 माइक्रॉन्स, 10 माइक्रॉन्स। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि इनको हम इनहेल करते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी में ये एक्यूमुलेट होते हैं। सो बिहार का जो बेगूसराय जिला है वहां पर जो है मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है निकल कर आया है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मुंबई हैज मोर बिलियनर्स देन बीजिंग। ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। मुंबई जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है, धारावी स्लम है, वहां पर एशिया का जो है सबसे ज्यादा बिलियनर्स रहते हैं। ठीक है जी, तो नंबर है यहां पर 92 बिलियनर्स। ठीक है, 92 बिलियनर्स कौन होते हैं? बिलियनर्स वो होते हैं जिनकी नेट वर्थ जो है वो $1 बिलियन है। $1 बिलियन का मतलब लगभग 100 करोड़ डॉलर। ठीक है जी, 100 करोड़ डॉलर। तो अगर हम इसको मान लीजिए 83 रुपीस का एक डॉलर मानते हैं, मतलब जो एक्सचेंज रेट है वो $1 में 83 रुपीस है, तो किसी व्यक्ति की अगर इंडियन रुपीस में वर्थ 8300 करोड़ से, ठीक है, 8300 करोड़ से ज्यादा है, 8300 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बिलियनर कहेंगे। तो यहां पर ऐसे 92 लोग हैं कह लीजिए जिनकी नेट वर्थ 8300 करोड़ से ज्यादा है, अगेंस्ट 91 इन बीजिंग। बीजिंग में कितने हैं? 91 है। और चाइना में टोटल 814 बिलियनर्स हैं। ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो 271 है। अगर आप इंडिया की बात करें तो 271 में से लगभग 1/3 या कह लीजिए 1/3 से ज्यादा जो है सिर्फ मुंबई शहर में बिलियनर्स रहते हैं। ठीक है, सो अगर इंडिया की मुंबई के सारे जो 92 बिलियनर्स हैं, इनकी टोटल वेल्थ अगर आप काउंट कर लेंगे तो $445 बिलियन है। ठीक है, जो कि 47% इंक्रीज हुआ है पिछले साल में। खासकर इसमें देखिए, इसमें मेनली स्टॉक वैल्यू जो इंप्रूव हुई है, बढ़ी है, उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका LIC, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड। सो LIC जो है दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है इंश्योरेंस ब्रांड उभर कर आया है। चाइनीज इंश्योरेंस ब्रांड्स मेंटेन डोमिनेंस इन द ग्लोबल रैंकिंग मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड लेड बाय पिंग एन। ठीक है, पिंग एन। इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड कौन सा है? दैट इज LIC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आता है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। इसको लेकर भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा थी। खासकर अगर हम बात करें, यहां पर जो डाटा आया है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड की जो संख्या है, ठीक है, जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगेन दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। सो रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है किस कौन रिलीज किया है, अलॉन्ग विद द ILO दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, जो कॉन्टिन्यूड है। ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में ILO के गठन का एग्जैक्ट ईयर लिखेंगे कि किस ईयर में जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है। दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ठीक है जी, चलो। सो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स हैव इंप्रूव्ड 2004-5 टू 21-22। इसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी अगेन बॉटम पर हैं। और इसमें अगर हम दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और गुजरात की बात करें तो वहां पर इंप्लॉयमेंट कंडीशन सबसे बेहतर है, या कह लीजिए इंप्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है। सो यहां पर 82% वर्कफोर्स जो है वो इंगेज्ड है आपका इनफॉर्मल सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में। ठीक है जी, और 90% जो है इनफॉर्मली इंप्लॉयड है। स्लो ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट हैज रिवर्स्ड। देखिए हमेशा से ना एक चीज रही है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है छुपी हुई बेरोजगारी। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा हमेशा से ये कहा जाता है कि जितने ज्यादा लोग वहां पर एम्प्लॉयड हैं उतनों की जरूरत नहीं है, मतलब या कहें तो नेट आउटपुट उनकी जीरो है। तो उनको हम जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब उनको शिफ्ट कर सकते हैं। दैट इज हैज ऑलवेज बीन द कॉज ऑफ कंसर्न। तो इसी को लेकर जो है ये कहा गया है कि ट्रांजिशन जो है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट में ये रिवर्स हुआ है। मतलब कोविड के बाद जो है बहुत लोग जो है दोबारा से फार्म सेक्टर में आए हैं। यूथ एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ पुअर क्वालिटी। यूथ की एम्प्लॉयमेंट जो क्वालिटी वाइज अगर हम बात करें वो पुअर है। और यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अनपेड फैमिली वर्क भी काफी बड़ा है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो होता है कि कितने लोग काम करने के इच्छुक हैं और एबल हैं, विलिंग एंड एबल, विलिंग एंड एबल टू वर्क, जिनकी आयु 15 साल से ऊपर है, 15 से 64 साल के बीच में। ये जो है यहां पर अगर हम बात करें तो दैट इज 55.2%, जो कि वर्ल्ड एवरेज से कम है। मतलब 55% लोग ही हैं जो काम करने के इच्छुक हैं और योग्य हैं। इसमें जो अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है वो ये आया है कि आपका एजुकेटेड यूथ जो है
जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका नंबर बड़ा है, दैट इज अगेन। सो नेक्स्ट आपका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में बात की गई है यहां पर, और कंसिडरेबल गैप इन द इंडियन लेबर मार्केट। सो यहां पर बात करें तो ये जो है आपका बहुत कम है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज ओनली 32.8%, ठीक है। और मेन में जो है ये आपको 77.2% मिलता है, मतलब लगभग एक तिहाई महिलाएं ही हैं जो काम करने के इच्छुक हैं और योग्य हैं। ये अगेन वर्ल्ड एवरेज से काफी कम है, ठीक है, वर्ल्ड एवरेज से कम है। सो विच इज मच लोअर देन द वर्ल्ड एवरेज 47.3%। आगे चलते हैं स्पोर्ट्स की न्यूज पर। चलिए तो आगे शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज पर। तो पहली न्यूज है, रोहन बोपन्ना ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है मियामी ओपन मेंस डबल टाइटल में, क्योंकि 44 साल की उम्र में खिताब जीतने वाले प्लेयर हो गए हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। बहुत सारे बच्चे जो इस सेशन को देख रहे हैं, 20 22 24 साल की उम्र, कई बार कहते हैं हम थक गए हैं, हमें बहुत नींद आती है या जो भी कह लीजिए, ठीक है। सो एट टाइम्स दे फील डिफीटेड। जस्ट लुक एट दिस पर्सन, ठीक है, एट द एज ऑफ 44%, ही इज नॉट जस्ट प्लेइंग, ही इज विनिंग द मैचेस ऑल्सो, ठीक है जी। सो ओल्डेस्ट मैन टू विन अ मास्टर्स 1000 टाइटल ऑन एटीपी सर्किट एट द एज ऑफ 44। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रैंड स्लैम्स जीतने की, तो इन्होंने जो डबल्स जीते हैं, मिक्स डबल जीते हैं और मेंस डबल जीते हैं 2017 में और 2024 में। इसके अलावा जो है ये सेकंड इंडियन बन गए हैं लेंडर पेस के बाद, जो कि 9 फाइनल्स में पहुंचे हैं एटीपी मास्टर्स में। इसके अलावा वुमेन सिंगल जीता है अमेरिका के डेनियल कॉलिंस ने, और मेन सिंगल जीता है जेनिकर सिनर ने, ठीक है। सो बट जो रोहन बोपन्ना ने जीता है मियामी ओपन। मियामी एक शहर है आपका यूएस में, ठीक है, फ्लोरिडा स्टेट में, अगर आप देखेंगे बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आगे चलते हैं, एलेक्स डी मोनार बीट्स कैस्परर टू बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन द कंसेक्यूटिव मैक्सिकन ओपन, ठीक है। मैक्सिकन ओपन, मैक्सिको में चॉकलेट की ग्रेवी खाई जाती है, याद रखने के लिए तो बड़ा मन लग रहा है इनका। मिन से मन याद रख लेना, मिनर, ठीक है। सो इन्होंने 2 बार लगातार जो है ये जीत लिया है, बिकेम द फोर्थ प्लेयर टू रिपीट चैंपियन इन मैक्सिको सिंस डेविड फेरर 2010-12। नेक्स्ट है आपका सैन डियागो ओपन में कैटी बॉल्टर ने जीत लिया है WTA 500 टाइटल, बीटिंग 6th सीडेड मार्टा कोस्टेक फाइनल, ठीक है। तो ये इंग्लैंड की रहने वाली है बॉल्टर, ठीक है, सैन डियागो ओपन। नेक्स्ट है आपका कार्लोस अल्कराज और ईगा स्वाइटेक। अच्छा, ये कार्लोस अल्कराज ने और ईगा स्वाइटेक ने रिसेंटली भी कुछ अवार्ड्स जीते थे। कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों काफी फेमस प्लेयर हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं। सो यहां पर इन्होंने जीता है BNB पारिबास इंडियन वेल्स ओपन फाइनल। अच्छा, ध्यान रखना, ये इंडियन वेल्स ना इंडिया में नहीं है, ये इंडिया वाला इंडियन नहीं है। ये बेसिकली जैसे रेड इंडियन ट्राइब्स की हम बात करते हैं, ठीक है, ये कैलिफोर्निया स्टेट है आपका यूएस में, वहां से है, ठीक है। डोंट कंफ्यूज इट विद इंडिया। सो कार्लोस अल्कराज और ईगा स्वाइटेक, ठीक है, मेंस और वुमेन्स सिंगल जो है इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है आपका इंडिया के साथियान गणेशकरण क्लिंचेस मेन सिंगल टाइटल एट वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडर, ठीक है। तो यहां पर फीडर में इन्होंने जीता है, तो यहां पर आपने याद रखना है साथी, ठीक है। साथी ने जो है जीत लिया है क्या, आपका टेबल टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस। सो इंडिया के साथियान क्लेम्स द मेन सिंगल टाइटल इन लेबनन। लेबनन की कैपिटल है बेरत, ठीक है, बेरत। सो बहुत मेहनत करी है और यहां पर साथी ने और जीत लिया है टेबल टेनिस का टूर्नामेंट, ठीक है जी। सो दिया चिताले मानो शाह हु वॉन द मिक्स डबल्स। ये जोड़ी लगातार जो है एक से एक कीर्तिमान बना रही है। सात्विक साईराज एंड चिराग जो है शेट्टी लिफ्टेड द फ्रेंच ओपन बैडमिंटन फॉर द सेकेंड टाइम, डोमिनेटिंग स्ट्रेट गेम ओवर ताइवान। वर्ल्ड नंबर 1 इंडियन पेयर। अभी रिसेंटली इनको एक बहुत बड़ा भारत सरकार के द्वारा काफी बड़ा अवार्ड दिया गया है, ये भी आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। हमने डिस्कस किया था अभी, ठीक है, पिछले मंथ वाले सेशन में डिस्कस किया था। कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे, इसी जोड़ी को अवार्ड वो दिया गया है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका इंडियन शटलर बी साई प्रणीत अनाउंसेस रिटायरमेंट। इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। काफी फेमस प्लेयर रहे हैं। इन्होंने अपना बेस्ट रैंकिंग अचीव किया था 2019 में, वर्ल्ड रैंकिंग 10th नंबर पे। यहां पर अगर आप देखेंगे सिंगापुर ओपन टाइटल जीता था 2017 में, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 2020 ओलंपिक्स में। काफी अच्छे प्लेयर रहे हैं बी साई परिणीत। ये प्लेयर्स वाले क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है, प्लेयर्स वाले क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। विराट कोहली जो है पहले इंडियन बन गए हैं 12,000 रन बनाने वाले 2020 मैचेस में। तो यहां पर ये कारनामा किया है 6 प्लेयर्स ने अभी तक। तो ये पहले भारतीय हैं। बाकी कौन कौन से प्लेयर हैं वो देख लेते हैं। क्रिस गेल हैं, शोएब मलिक हैं, केरन पोलार्ड हैं, एलेक्स हेल्स और डेविड वार्नर। ठीक है, तो ये प्लेयर्स हैं। विराट कोहली पहले इंडियन हो गए हैं। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है कीनिया के ऑलराउंडर कॉलिंस ओबुआ ने रिटायरमेंट ले ली है। 23 साल का इनका करियर रहा। दैट इज इट, ठीक है, 2001 में। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ टेक्स ओवर द चेन्नई सुपर किंग्स कैप्टेंसी फ्रॉम धोनी। धोनी ने बहुत सालों से कैप्टेंसी की है। अब जो है ऋतुराज जो है गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के नए कैप्टन बन गए हैं। ठीक है, 17th एडिशन आपका अभी चल रहा है, और टाटा इज द ऑफिशियल स्पॉन्सर। नेक्स्ट आपका सनराइजर्स हैदराबाद ने हाईएस्ट आईपीएल टोटल, हिसाब मैच में इतने रन लगे हैं कोई हिसाब नहीं है, 270 रन, 277। किसी जमाने पर 50 ओवर मैच में भी अगर 277 कोई टीम कर देती थी तो माना जाता था कि बहुत अच्छा स्कोर कर दिया। 20 ओवर्स मैच में 277 हो रहे हैं। ठीक है, और इसके जवाब में उन्होंने 263 पहले जो है आरसीबी ने 2013 में जो है स्कोर किया था। नेक्स्ट आपका शरफुदुल्ला इब्ने शाहिद जो है पहले बांग्लादेशी एम्पायर हो गए हैं जिनको इंडक्ट किया गया है आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स में। ठीक है, एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स में इनको ऐड किया गया। इंडिया के नितिन मैनन जो है एंटर किया है टॉप पैनल फॉर अनप्रेसिडेंटेड 5th टाइम। 5वीं बार लगातार जो है इंडिया के नितिन मैनन को इसमें जगह दी गई है। रणजी ट्रॉफी मुंबई ने जीत ली है। रणजी ट्रॉफी मुंबई प्रैक्टिकली डोमिनेंस है रणजी ट्रॉफी में मुंबई टीम की। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 2023-24 में मुंबई ने जीता। किसको हराया? विदर्भा को। और पहला जो इवेंट हुआ था बॉम्बे, उस समय पर बॉम्बे बोलते थे, तो वो भी जो है बॉम्बे ने जीता था, नदरन इंडिया को हराया था। और ये 42nd जो है रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता गया है। मतलब आसपास में भी कोई नहीं है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी सबसे ज्यादा जीतने वाले मुंबई टीम है। विदर्भा को हराया 169 रन से। रविंद्र, ठीक है, रचिन रविंद्र, खासकर अगर आपने वर्ल्ड कप फॉलो किया, क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो उसमें न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, मूल रूप से भारतीय हैं। काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो यहां पर न्यूजीलैंड की कह लीजिए वहां की क्रिकेट बोर्ड ने एक अवार्ड शुरू किया है। ठीक है, बेस्ट न्यूजीलैंड मेंस क्रिकेटर का। ठीक है, बेस्ट न्यूजीलैंड मेंस क्रिकेटर का। वहां के बहुत फेमस प्लेयर ऑलराउंडर रहे हैं रिचर्ड हेडली। ठीक है, रिचर्ड हेडली उनके नाम से। तो ये अवार्ड जो है सर रिचर्ड हेडली मेडल जो है दिया गया है किसको? रचिन रविंद्रा को। 2011 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। जो न्यूजीलैंड के सबसे अच्छे अपकमिंग प्लेयर होंगे उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी ने वुमेन प्रीमियर लीग टाइटल जीत लिया है। ठीक है, वुमेन प्रीमियर लीग टाइटल जो है यहां पर जीत लिया है। नेक्स्ट है टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट। तो यहां पर प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा रही, यूपी वॉरियर्स। मोस्ट रन जो है एलएसी पैरे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और सबसे ज्यादा विकेट जो है श्रंका पाटिल की रही, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। देन आपका टोटल टीम्स इसमें कितनी है? 5 है। फर्स्ट एडिशन 2023 में विनर जो है मुंबई इंडियंस यहां पर रहे। दिल्ली कैपिटल्स को हराया, ठीक है, आरसीबी ने, दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका इंडिया मेक्स न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन कबड्डी। कबड्डी में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित किया गया है, जिसमें एक साथ 128 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। ठीक है जी, अपने आप में बड़ा बात है। वर्ल्ड कबड्डी डे था। ताऊ देवीलाल स्टेडियम है आपका पंचकुला हरियाणा। चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है उसके साथ में हरियाणा में पंचकुला पड़ता है, और पंजाब में मोहाली पड़ता है। इस रीजन को ट्राई सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो पंचकुला में ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में वर्ल्ड कबड्डी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर मार्च 24 सिंस 2019। ठीक है जी। सो हर साल जो है 24 मई को वर्ल्ड कबड्डी डे मनाया जाता है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 पुनेरी पल्टन ने जो है मेडन टाइटल जीत लिया है। पुनेरी, इसको याद रखना है, पुणे से, ये पुणे की टीम है।
ठीक है, ये पुणे की टीम है, तो पुणे की टीम का नाम है पुनेरी पल्टन, ठीक है, पल्टन जैसे बटालियन बेसिकली का जो है हिंदी वर्जन है। सो डिफीटेड हरियाणा स्टीलर्स इन गाचीबाउली इंडोर स्टेडियम इन हैदराबाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका कार्लोस सेंज विंस फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो जो मैक्स वर्स्टैपन लगातार जीत रहे थे, उनकी गाड़ी को रोक दिया है। यहां पर जीत गए हैं स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड, ठीक है, स्पेन के प्लेयर है, स्पेनिश प्लेयर हैं कार्लोस सेंज। उन्होंने फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। संतोष ट्रॉफी, सबसे पहले क्वेश्चन इसमें बहुत बार पूछा गया है कि संतोष ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ठीक है, बैडमिंटन, इस तरीके से 4 ऑप्शन पूछ लेगा। सो संतोष ट्रॉफी सर्विसेज बीट गोवा, ठीक है, टू लिफ्ट देयर टाइटल फॉर द 7th टाइम। तो सर्विसेज यहां पर बात की गई है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, इंडियन आर्म्ड सर्विसेज की। सो 77th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ और गोवा को हराया 1-0 से संतोष ट्रॉफी में, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपका फुटबॉल का एक बहुत फेमस टूर्नामेंट है आपका संतोष ट्रॉफी, ठीक है। संतोष देखो ऐसे समझो कि अभी एक मूवी भी आई है मैदान इसी से रिलेटेड, ठीक है, अजय देवगन है उसमें। सो फुटबॉल में अगर हमें संतोष चाहिए, अगर हमें सब स्पोर्ट्स में अच्छा करना है, दुनिया में रिकॉग्नाइज होना है, तो फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो दुनिया भर में खेली जाती है, तो हमें संतोष मिलेगा, ठीक है, हमें खुशी मिलेगी, एक मतलब इंडिया का नाम होगा उसकी वजह से, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं फुटबॉल संतोष। नेक्स्ट आपका येस बैंक पार्टनर्स विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर पेरिस ओलंपिक्स। तो येस बैंक एक बैंक है आपका, काफी चर्चा में रहा, ठीक है, कंट्रोवर्सीज में रहा, अभी धीरे धीरे उभर रहा है। सो येस बैंक अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज द ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर फॉर टीम इंडिया पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। तो यहां पर जो है उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है, मिलकर जीतेंगे, ठीक है, मिलकर जीतेंगे। सो श्रीजेश कैमिला काराम अपॉइंटेड एज को चेयर्स इन द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एथलेटिक्स कमेटी। बेसिकली यहां पर जो है हमारे बहुत फेमस गोलकीपर, ठीक है जी, पीआर श्रीजीत, और एक प्लेयर और हैं जिनका नाम है कैमिला काराम। इनको ऐड किया गया है टीम में, सॉरी टीम नहीं, एथलेटिक्स कमेटी में, जिसका मकसद होता है कि किस तरीके से सुधार हो सकता है हॉकी गेम में, ठीक है। तो यहां पर आप देख लेते हैं। सो गोलकीपर पीआर सुजेश कंसल्टेटिव बॉडी है जो कि रिकमेंडेशंस देगा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव बोर्ड को और अदर बॉडीज को। इसके प्रेसिडेंट कौन है, तैयब इकरम। चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट है नेशनल फुटबॉल लीग बैन्स हिप ड्रॉप टैकल इन 2024। तो यहां पर जो है कंसर्न है प्लेयर्स की सेफ्टी का, और हिप ड्रॉप टैकल हैड बीन लिंक्ड टू न्यूमरस प्लेयर इंजरीज। तो इसको एनएफएल ने बैन कर दिया है, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स एनुअल मीटिंग। NFL is a major American professional football organization. So National Football League bans hip drop tackle in 2024. तो बेसिकली एक जिसकी वजह से काफी ज्यादा इंजरी होती है, इस चीज को बैन कर दिया गया है। पंकज अडवाणी जॉइंस बिलियर्ड हॉल्स ऑफ फेम, ठीक है, जब से मतलब बहुत सालों से, लगभग 20 साल से ज्यादा जो है पंकज अडवाणी को बिलियर्ड स्नूकर खेलते हुए देख रहे हैं। सो इंट्रोड्यूस इन द हॉल ऑफ फेम इन द वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम इन शंग्राओ सिटी इन चाइना। 27 टाइम इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन, 27 टाइम्स, ठीक है। चलिए 27 बार उन्होंने जीता है। लॉरा केनी रिटायर्स फ्रॉम साइकिलिंग। तो बहुत फेमस प्लेयर हैं, ब्रिटेन की साइकिलिंग प्लेयर हैं। सो फीमेल ओलंपिक एथलीट अनाउंस्ड रिटायरमेंट। 5 ओलंपिक गोल्ड मेडल जो हैं इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट आपका टाइगर वुड्स को ऑनर किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है, प्रेस्टिजियस बॉब जॉन्स अवार्ड इनको यहां पर दिया गया है। ये कह लीजिए गोल्फ का वहां पर सबसे बड़ा अवार्ड है और हाईएस्ट ऑनर। सो वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में इनको इंडक्ट किया गया था 2022 में। खैर गोल्फ में जब बात की जाती है तो टाइगर वुड्स का नाम सबसे आगे आता है। प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर फ्रीडम फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप इन 2019 ऑल्सो। चलिए आगे शुरू करते हैं इंटरनेशनल न्यूज को। तो पहली न्यूज है व्लादिमीर पुतिन दोबारा से जो है रशिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। 6 साल का टेन्योर है, 2024 से लेकर 2030 तक का, और जो है ये 5वीं बार जो है इनकी ये टर्म होगी। बीच में एक टर्म था ऐसा जिसमें ये प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है, रशिया के प्राइम मिनिस्टर भी थे। अब ये फिर संविधान में बदलाव किया गया था, अब ये 6 साल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। बासिराव दोमाए फाए नामेद एज सेनेगल्स
नेक्स्ट प्रेसिडेंट, तो ऐसे याद रखना बस्सी जो है, ठीक है, बस्सी बहुत फेमस कॉमेडियन है, बस्सी जो है सेना 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 के हेड बन गए हैं या सेना के एक अफसर बन गए हैं, ऐसे याद रख लेना। तो सेनेगल वेस्ट अफ्रीका में एक छोटा सा देश है, कोस्टल जो है कंट्री है, और ये जो है यहाँ के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट आपका लुइस मॉन्टेनेग्रो, नेम्ड पोर्चुगल, प्राइम मिनिस्टर पुर्तगाल या पोर्चुगल, गोवा, दमन दीव, ठीक है। तो दादरा नगर हवेली ये कौन सी पोर्चुगीज टेरिटरीज ही थी, ठीक है, वास्को डी गामा वेरी फेमस। सो लुइस मॉन्टेनेग्रो, मॉन्टेनेग्रो एक देश भी है, ठीक है। तो ये जो है नए कह लीजिए प्राइम मिनिस्टर बने हैं पुर्तगाल के। नेक्स्ट है आपका साइमन हैरिस, जो है आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 37 ईयर ओल्ड हैं। इससे पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे आयरलैंड में। इंग्लैंड का के वेस्ट में अगर आप देखेंगे या यूके के वेस्ट में देखेंगे तो आयरलैंड एक आइलैंड है, जिसमें आयरलैंड का नॉर्दर्न पार्ट जो है यूके में आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड, और बाकी जो है एक अलग देश है जिसकी कैपिटल है डुब्लिन। तो यहां पर साइमन हैरिस मात्र 37 साल की उम्र में यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। नेक्स्ट आपका पैलेस्तीन के प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास ने, जो वहां के उनके इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है, दैट इज मोहम्मद मुस्तफा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, खासकर रशिया सॉरी इजराइल और हमास वॉर जो चल रही है उस बीच में यहां पर महमूद अब्बास का इनको प्रधानमंत्री बनाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका इशाक डार अपॉइंट किए गए हैं पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री, ठीक है जी। तो अगेन ये कहा भी गया वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा से कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते हों, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है, उसमें हमने पढ़ा था कि पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है मरियम नवाज, जो कि नवाज शरीफ की बेटी हैं, शहबाज शरीफ की भतीजी हैं। उनकी कैबिनेट में पहले सिख मंत्री जो हैं आए हैं, ठीक है, जिनका नाम है सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। और ये जो है यहां पर अगर हम बात करें, इससे पहले अम्बेसडर भी रहे हैं करतारपुर कॉरिडोर के, ठीक है। तो सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पहले जो है मंत्री, सिख मंत्री जो है पंजाब सरकार में, पंजाब जो पाकिस्तान में है वहां पर, ठीक है जी। करतारपुर कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो दरबार साहिब गुरुद्वारा नरोवाल डिस्ट्रिक्ट में है सॉरी पाकिस्तान में, उसको डेरा बाबा नानक श्राइन के साथ, जो कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसके साथ कनेक्ट किया गया था। वीजा फ्री मूवमेंट था इसमें, और ये बिल्ड किया गया ऑन 12 नवंबर 2019। गुरु नानक देव जो कि फाउंडर हैं सिखिज्म के, उन्होंने जो है अपना उनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को ध्यान में रखते हुए ये इनॉग्रेट किया गया था। 550th जो है बर्थ एनिवर्सरी थी। देखिए करतारपुर कॉरिडोर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वही जगह है जहां पर अपना उपदेश देने के बाद जो है गुरु नानक देव जी वहां पर सेटल डाउन होते हैं, ठीक है, अपना आखिरी समय जो है वहीं पर बिताते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका नुमालीगढ़ रिफाइनरी ओपन्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन बांग्लादेश। तो यहां पर हम नॉर्थ ईस्ट से जो पेट्रोलियम कह लीजिए क्रूड पेट्रोल है, उसके जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो बांग्लादेश को भी दे रहे हैं। अब यहां पर नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने अपना ऑफिस खोला है बांग्लादेश में। सो इसका मकसद क्या है कि बांग्लादेश के साथ ट्रेड बढ़े। सो असम बेस्ड नुमालीगढ़ रिफाइनरी ओपन ऑफिस इन ढाका बांग्लादेश। फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि इनॉग्रेट किया गया था मार्च 2023 में। मकसद क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देना बांग्लादेश को, और बांग्लादेश के साथ हमारा ट्रेड इंप्रूव हो। यूएन अप्रूव इट्स फर्स्ट रेजोल्यूशन ऑन एआई, ठीक है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यूनाइटेड नेशंस ने अपना पहला रेजोल्यूशन जो है अप्रूव कर दिया है। अब इस रेजोल्यूशन में क्या क्या कहा गया है चलिए देखते हैं। सो इन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबका बेनिफिट हो, ठीक है, और डिजिटल डिवाइड कम हो डेवलप्ड कंट्रीज में और पुअर कंट्रीज में। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स को जो है रिस्पेक्ट किया जाए, सेफ हो, सिक्योर हो, ट्रस्टवर्दी हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घबराने की जरूरत नहीं, मतलब ये कहा गया कि हमें उसको पॉजिटिवली जो है लेना है, और ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार का जो है यहां पर पालन होना चाहिए। सो मेक श्योर कि दे आर एट ऑल द टेबल डिस्कशंस एआई पर हों। और इसके अलावा फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन था ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, और मैंने जैसे आपको बताया कि डिजिटल डिवाइड जो है रिच और पुअर कंट्रीज में कम होना चाहिए। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये होता है कि इंटरनेट का एक्सेस, ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो ये सेशन जो है बहुत सारे बच्चे नहीं देख पाते हैं जस्ट बिकॉज उनके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, या इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं
वो बच्चे जिनके पास ये इंटरनेट की सुविधा है, वो क्वालिटी कंटेंट को, इस तरीके के सेशंस को, ऑनलाइन सेशंस को देख पाते हैं परस्पर उन बच्चों के जिनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं है। ठीक, वो इंटरनेट का एक्सेस भी हो सकता है, एट द सेम टाइम जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी हैं वो भी हो सकता है। नेक्स्ट है स्वीडन ऑफिशियली बिकम्स 32nd मेंबर ऑफ द नाटो। स्वीडन जिसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नदर्न यूरोप में। ठीक है जी। इससे पहले 31st मेंबर कौन सा बना था? फिनलैंड बना था। 31st फिनलैंड बना था, दूसरा अब बड़ा है स्वीडन। देखिए स्वीडन की मेंबरशिप को लेकर तुर्की जो है एक अड़ंगा डालकर बैठा हुआ था, क्योंकि तुर्की में कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनको तुर्की जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, स्वीडन उसको सपोर्ट करता था, जिसको लेकर दोनों में आपस में अनबन थी। फाइनली एक समझौता हो गया है और स्वीडन की मेंबरशिप को लेकर तुर्की एग्री कर गया। तुर्की है जो कि वो भी नाटो का मेंबर है। ठीक है जी। यहां पर नाटो में जिसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है, और नाटो में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल 5 जो ये कहता है कि एक देश पे हमला 32 के 32 देशों पर हमला माना जाएगा, या सारे जो नाटो के मेंबर्स हैं उन पर हमला माना जाएगा। ठीक है जी। चलिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको सब बता दिया। सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टनबर्ग। Panama has become 97th member to ratify the International Solar Alliance। अब यहां पर एक सवाल आता है कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि जी 119वां देश बना है एक देश, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो ये क्या है? मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं 119वां देश बन गया है, एक तरफ हम कह रहे हैं 97 देश बन गया है। देखिए कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी जब साइन होती है ना, तो वहां की सरकार साइन करती है, पर सरकार के साइन करने के बाद फिर वहां की जो भी पार्लियामेंट होती है, जो कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके द्वारा जब वो पास की जाती है, तब माना जाता है कि वो ऑफिशियली मेंबर बना। इसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। ठीक है, ट्रीटी को रेटिफाई करना, मतलब वहां की पार्लियामेंट भी एग्री कर रही है, मतलब ओपोजिशन, रूलिंग पार्टी, जो भी मतलब वहां का प्रोसेस है उसको पूरा किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पर 97 जो है ऑफिशियली कह लीजिए मेंबर हो गए हैं, जिन्होंने बाकायदा वहां की पार्लियामेंट्स ने भी एग्री कर लिया है। तो ये पनामा एक सेंट्रल अमेरिका में एक छोटा सा देश है। वेरी फेमस पनामा कैनाल भी है, जो कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। ठीक है जी। सो चिली जो है 95th मेंबर बना था, हंगरी 96th मेंबर बना था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में है, हरियाणा में है। ठीक है जी। और इंडिया और फ्रांस के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था। अब जो है यूनाइटेड नेशन का जो भी सदस्य है वो इसका मेंबर बन सकता है। पहले ये कहा गया था कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन में, अब कहा गया कि सारे देश इसका मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर प्रवीण जगन्नाथ, कहां के? मॉरिशियस के। ठीक है, जॉइंटली इनॉग्रेटेड एयर स्ट्रिप एंड अ जेटी एट अगालेगा आइलैंड इन मॉरिशियस। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको याद हो, अभी हमने पढ़ा था मिनिको आइलैंड में एक एयर स्ट्रिप बनाया गया है इंडिया के द्वारा। अब मॉरिशियस में भी हम कर रहे हैं, सेशल्स के साथ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखो एक्सप्लिसिटली नहीं कही गई हैं कि हम लाइक चाइना के को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, मालदीव के साथ जो हमारे रिश्ते अभी थोड़े से खटास में हैं उनको लेकर कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इशारा उसी तरफ है। सो ये जो है आपका 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहां पर किए गए हैं। इससे मॉरिशियस के अंदर भी एक कह लीजिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मॉरिशियस की अगर हम बात करें, मूल रूप से जो भारतीय हैं, ये किसी समय पर ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी। बहुत सारे लोग वहां पर आपको भारतीय मूल के मिलेंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है और काफी डेवलप्ड कंट्री माना जाता है विज़ावी अदर अफ्रीकन नेशंस। ठीक है जी। चलो, सो प्रोजेक्ट अगलेगा बाय इंडिया। 2015 में इंडिया हैड साइंड अ एमओयू विद मॉरिशस टू डेवलप दिस आइलैंड, जिसमें $200 मिलियन के प्रोजेक्ट जो हैं भारत सरकार के द्वारा फंड किए गए हैं। तो एग्जैक्टली हम ये भी नहीं कह सकते कि मालदीव्स को ही टारगेट या चाइना को ध्यान में रखते हुए, बट ओवरऑल पिछले कुछ सालों की जो हमारी पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन इंद्रावती टू इक्वेट 12 नेशनल्स फ्रॉम हाइती, ठीक है, टू डोमिनिकन रिपब्लिक। देखो हाइती, इंद्रावती, ती से याद रख लेना, ती और ती। ठीक है, ती। तो ये हाइती जो है कैरेबियन आइलैंड्स में एक आइलैंड है जो कि दो देशों में बटा हुआ है। एक तरफ हाइती है और एक तरफ डोमिनिकन रिपब्लिक है।
इन दोनों देशों में इतना फर्क है पर कैपिटा इनकम में कि हाइती जो है बहुत ज्यादा लो पर कैपिटा इनकम कंट्री है और वेयर एज डोमिनिकन रिपब्लिक एक मिडिल इनकम कंट्री है। ठीक है, इतना ज्यादा फर्क है। और हाइती जो है अब उसकी वजह से, लो इनकम कंट्री की वजह से हमेशा से इंस्टेबिलिटी रही है और काफी ज्यादा वहां पर सिविल वॉर लाइक सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। पर यह दुनिया का पहला इंडिपेंडेंट ब्लैक लेड रिपब्लिक था और पोर्टो प्रिंस जो है इसकी कैपिटल है और करेंसी है हाइतियन कॉर्डे। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच और हाइतियन क्रियोल आपको मिलती है। ठीक है जी। सो इंद्रावती हाइती। ठीक है, तो ध्यान रखना। इंडियन ट्रूप्स बिगन विड्रॉल फ्रॉम मालदीव्स। 25 इंडियन मिलिट्री जो पर्सनल हैं डिप्लॉय थे सदर्न मोस्ट अटॉल में अद्दू। ठीक है, अड्डू या अद्दू यहां से इवैक्यूएट कर लिए गए हैं, बट इनकी जगह जो है टेक्निकल टीम भेजी गई है। दो मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं म्यूजू, उन्होंने कहा था कि हम किसी भी तरीके से इंडियन पर्सनल को वहां पर अलाउ नहीं करेंगे। लेट्स सी, इसको लेकर अभी तक कोई मतलब बयान नहीं आया है, बट हमारी एक टेक्निकल टीम वहां पर पहुंची है जो कि ऑपरेट करेगी इंडिया गिफ्टेड एयरक्राफ्ट्स को और चॉपर्स को, डॉनियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को। ठीक है, तो इनको मेंटेन करेगी, जो कि वहां के लोगों की मदद करती है, इवैक्यूएशन करती है। काफी ज्यादा जो है यहां पर मालदीव से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी ज्यादा चर्चा में था। सो अड्डू अटॉल की बात करें तो ये है आपका अड्डू अटॉल। ठीक है जी, इसको सीनू अटॉल भी कहा जाता है। अड्डू या अड्डा से याद रख लेना, अड्डा और सीनू अड्डा। ठीक है, सीनू, सी मतलब देखना। ठीक है, चलो वो अड्डा देख कर आते हैं। ठीक है, इंडिया फार्मा स्टैंडर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड इन निकारागुआ। निकारागुआ एक देश है जिसने जो है इंडियन फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स को एग्री कर लिया है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो इंडिया में दवाइयों का स्टैंडर्ड्स है वो अब ये देश भी उसको एक्सेप्ट करेगा। सो ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ रेगुलेशन ऑफ मेडिसिन, सो बुक डिस्क्राइबिंग केमिकल्स, ड्रग्स एंड अदर सब्सटेंसेस, और कैसे जो है इससे मेडिसिन बनती हैं, इसको निकारागुआ एक्सेप्ट करता है। निकारागुआ कहां पर है? सो ये पहला स्पेनिश स्पीकिंग नेशन है। निकारागुआ, अगर आप सेंट्रल अमेरिका में देखेंगे तो छोटे छोटे आपको देश मिलेंगे जिसमें जस्ट हमने अभी पढ़ा पनामा, एल सेल्वाडोर, उसी में आपको निकारागुआ भी मिलेगा। ठीक है जी। कंट्रीज इधर हैव देयर ओन फार्माकोपिया एंड रिकॉग्नाइज द ऑफ अदर कंट्री। तो यहां पर या तो फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स हर देश के अपने होते हैं या बाकी देशों के माने जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस और सूरीनेम मानता है। ठीक है, तो ये अगेन हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसको हम कहते हैं कि इंडिया जो है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, उसके लिए बेहतर चीज है। ठीक है जी। स्पेसिफाइड लिमिट, टेस्टिंग मेथड्स, ये सारी चीजें इसमें बताता है कि मान लीजिए कोई ड्रग है, दवाई है, वो इंट्रोड्यूस करनी है, उसके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, वो पूरे पैरामीटर जो हैं इसमें लिखे जाते हैं। नेक्स्ट आपका बाल्टीमोर ब्रिज इन यूएस क्लैप्स। ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा। ठीक है, एक पूरा का पूरा ब्रिज है वो क्लैप्स कर गया यूएस में। 4 लेन ट्रैफिक, लगभग इसकी लेंथ जो थी वो 2.6 किलोमीटर थी। एक सिंगापुर फ्लैग्ड कंटेनर था जिसका नाम था डाली। ठीक है, डाली। तो डाली जो है किसमें हो गया? क्रैश हो गया, डोली क्रैश हो गई। ठीक है, बाल्टीमोर ब्रिज के साथ। सो बाल्टीमोर ब्रिज, जिसको की ब्रिज भी कहा जाता है, फ्रांसिस स्कॉट की के नाम से ये बनाया गया था 1977 में। यूएस नेशनल एंथम स्टार स्पेंगल्ड बैनर इन्होंने लिखा है, उन्हीं के नाम से ये की ब्रिज का नाम था, या स्कॉट की ब्रिज भी कहा जाता था, या सिंपली बाल्टीमोर ब्रिज भी कहा जाता था। ठीक है जी। सो दैट्स इट। नेक्स्ट है आपका चेक रिपब्लिक। क्रिस्टीना पिस्कोवा विंस द मिस वर्ल्ड 2024। चेक रिपब्लिक एक छोटा सा देश है। अगर आप यूरोप में, खासकर यूरोप में भी, ईस्टर्न यूरोप में देखेंगे तो वहां की जो है क्रिस्टीना, उनको जो है मिस वर्ल्ड चुना गया है 2024। अगर हम इंडियंस की बात करें तो यहाँ पर रीटा फारिया जो पहली बार बनी थी 1966 में, वे बैक, ऐश्वर्या राय 1994, डायना हेडन 1997, युक्ता मुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000 एंड मानुष छिल्लर वेरी रिसेंटली 2017। नेक्स्ट आपका फ्रांस टू मेक अबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। यहां पर जो अबॉर्शन है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। मतलब कोई भी महिला अगर अबॉर्शन करना चाहती है तो उसका एक ये क्या होगा? संवैधानिक अधिकार होगा। ठीक है जी। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन द वर्ल्ड टू इंश्राइन राइट टू अबॉर्शन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसलिए भी काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि यूएस की कोर्ट ने जो है
जो अबॉर्शन था उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, रिसेंटली काफी ज्यादा चर्चा में था। तो यहां पर फ्रांस जो है, जो राइट्स की बात की जाती है, तो यहां पर एक बहुत बड़ा राइट जो है महिलाओं को दिया गया है। स्पेशल सेशन समन किया गया था प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश पीएम पिचेस फॉर कॉमन करेंसी फॉर मुस्लिम कंट्रीज। जैसे कि कहीं ना कहीं इंडिया भी चाहता है कि रुपी को एक्सेप्टेबिलिटी मिले, तो यहाँ पर जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुस्लिम कंट्रीज में एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए, जिसमें D8 एक ऑर्गेनाइजेशन है। D8 मुस्लिम कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान आता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। सो नाइजीरिया, इजिप्ट, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया आता है। इन देशों के कॉमन जो है करेंसी होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। दुबई लॉन्चेस इंडिया बाय द क्रीक फेस्टिवल टू सेलिब्रेट डीप टाइज विद इंडिया। ठीक है जी, दुबई जिसके साथ इंडिया के काफी अच्छे रिलेशन है, ट्रेड रिलेशंस काफी अच्छे हैं, तो यहां पर इन्होंने एक कह लीजिए फेस्टिवल लॉन्च किया है, इंडिया बाय द क्रीक। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ है? दुबई में हुआ है। ठीक है जी। अल्लू अर्जुन बिकम द फर्स्ट साउथ इंडियन एक्टर टू गेट अ वैक्स स्टैचू एट मैडम तुसाड्स दुबई। सो यहां पर मैडम तुसाड्स जो काफी फेमस वैक्स स्टैचूज यहां पर मिलते हैं, बहुत सारे कह लीजिए इंडियन पर्सनालिटीज के आपको स्टैचूज मिलते हैं, तो पहले साउथ इंडियन एक्टर हो गए हैं जिनका वहां पर वैक्स स्टैचू आया है। ठीक है जी। ओके। नेक्स्ट है आपका अदृश्य जल कंगल, दैट इज बिकेम द फर्स्ट मलयालम फिल्म। तो ये जो जल कंगल है, ये इसका एक्चुअल मतलब है आपका इनविजिबल विंडोज। ठीक है, इनविजिबल विंडोज। तो ये पहली मलयालम फिल्म हो गई है जो प्रीमियर हुई है 27th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एस्टोनिया में। एस्टोनिया एक छोटा सा देश है, अगर आप यूरोप में देखेंगे, इसको बाल्टिक नेशंस भी कहा जाता है। एस्टोनिया, लुथानिया, लाटविया। ठीक है, एस्टोनिया जिसकी कैपिटल है टैलिन। ठीक है, चलिए। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म मेगान हिट्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अगर आप नदरन टेरिटरी को देखेंगे, यहां पर नदरन टेरिटरी है, यहां पर गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, यहां पर साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट किया है मेगान। ठीक है, नाम क्या है? मेगान। चलिए। वॉल्केनिक eruptions in Reykjanes Peninsula in Iceland, state of emergency declared in southern Iceland. So Iceland अगेन यूरोप में एक छोटा सा आइलैंड है। अगर आप यूके से नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे, यूके के नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे, यूके से नॉर्थ में आपको नॉर्थ सी मिलता है, और वहां पर आपको एक छोटा सा देश मिलता है आइसलैंड। आइसलैंड में, रेक्जेंस में, पेनिनसुला में, देखो आइसलैंड में ना लगातार पिछले कुछ समय से वॉल्केनोज इरप्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको वॉल्केनो वहां पर मिला है। नेक्स्ट आपका नेपाल ने डिक्लेयर किया है पोखरा एज इट्स टूरिज्म कैपिटल। सो प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दाहल प्रचंड डिक्लेयर पोखरा पिक्चर्स क्यू सिटी इन गंडकी प्रोविंस। उन्होंने कहा है कि ये वहां की टूरिज्म कैपिटल है। ठीक है, मतलब काफी काफी बेहतरीन वहां की लोकेशन ये मानी जाती है। और ये है आपका फेवा लेक। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है फेवा लेक। ठीक है, सो दैट इज पोखरा। तो पोखरा से पोखरन याद रख सकते हो, और नेपाल। ठीक है, तो नेपाल के साथ हमने मिलकर पोखरन टेस्ट किया, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। चलिए, तो ये था आज का सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।